86 के बाद चंडीगढ़ के राजनीतिक भविष्य के ऊपर एक चुप्पी सी छा गई। आपने गृह मंत्री को बुला लिया उसका उद्घाटन करने के लिए, उनके लिए भी आपने बड़ी अटपटी परिस्थिति पैदा कर दी है कि जिस प्रोजेक्ट का वो उद्घाटन करके गए कि भाई 24 घंटे पानी मिलेगा, लोगों को 1 घंटा 2 घंटे पानी मिल रहा, वो भी गंदा पानी मिल रहा है, और फिर आप 600 करोड़ रुपए का लोन लेना चाह रहे हैं। जो काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर का है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंडीगढ़ के मुद्दे दिल्ली में उठाता है। चंडीगढ़ को दोनों पंजाब और हरियाणा की राजधानी रहना है, तो इसके प्रशासनिक ढांचे के ऊपर दोबारा विचार करने की जरूरत है। वादा किया था कि सीएचबी के जो एम्प्लॉयज उनको पेंशन नहीं मिलती, तो अगर आप आएंगे तो उस केस को आगे फर्दर। मेरा ये मानना है कि डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है। तो ये पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सौभाग्य की बात है कि ये मेरा तीसरा लोकसभा क्षेत्र है, और जैसे मैंने आज जो लेख लिखा है प्रशासनिक बदलाव के ऊपर, तो जो मेरा पहला लोकसभा क्षेत्र था उसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था लुधियाना, और वहाँ पे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस थे, क्योंकि पूरा जो शहर था उसका जो परिप्रेक्ष्य था वो व्यवसाय से जुड़ा हुआ था। उसके जो आसपास का इलाका था वो इलाका ग्रामीण इलाका था, जहाँ पे लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजारा चलाते थे। तो वो एक मिक्स था ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच। मेरा जो दूसरा लोकसभा क्षेत्र था श्री आनंदपुर साहिब, वो पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र था। उसमें 1499 गांव थे और 21 म्यूनसिपल काउंसिल्स थी, एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन था, 4 जिले उसमें लगते थे। और यहाँ से शुरू हो जाओ तो मेरे घर से 4 सेक्टर से 500 मीटर पे शुरू हो जाता था, और एक छोर उसका लगता था जाके फगवाड़ा के 2 वार्ड उसमें पड़ते थे। इस तरफ हिमाचल प्रदेश तक जाता था, उस तरफ फतेहगढ़ साहब तक लगता था, पीछे बनूर तक जाता था। तो उसका जो भूगोलिक फैलाव था बहुत ही व्यापक और विकराल था। अब चंडीगढ़ एक बहुत कॉम्पैक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्योंकि 11x11 का शहर है, और इसलिए पूरी तरह से शहरी क्षेत्र है, इसकी समस्याएं और हैं। एक जो बहुत अद्भुत बात है कि मेरे पुराने संसदीय क्षेत्रों में नीचे 9 विधायक, तो बहुत सारे जो लोकल इश्यूज थे वो विधायकों के स्तर पर ही उनका निर्वहन हो जाता था। यहाँ पे चंडीगढ़ में जो एमपी है वो साथ एमएलए भी है। वो 6.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व सिर्फ संसद में नहीं करता, पर एक विधायक की तरह भी उसको काम करना पड़ता है, क्योंकि नीचे कॉरपोरेशन है, बीच में कुछ है नहीं, और ऊपर लोकसभा है। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मसले जो आम तौर पर किसी सांसद के संज्ञान में नहीं आते, यहाँ पे उनको भी देखने का आपको मौका मिलता है। तो ये ड्यूल एक्सपीरियंस है, यू आर एन एमपी एंड यू आर एन एमएलए। ये बड़ा अद्भुत एक्सपीरियंस है। देखिए, बुनियादी बात ये है कि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी के तौर पर इस शहर का निर्माण किया गया, क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ
तो पंजाब की जो राजधानी थी लाहौर, वो पाकिस्तान को चली गई जी। और उसके अवज में चंडीगढ़ का निर्माण किया। फिर पंजाब का बंटवारा हो गया 66 में, कुछ हिस्सा केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को चला गया, एक नया राज्य हिमाचल हरियाणा बन गया, जो बचा कुचा था वो पंजाब रह गया और पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 1966 में चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित हो गया। अब वो एक इंटरिम मेजर, क्योंकि चंडीगढ़ का जो राजनीतिक फैसला था वो राजनीतिक फैसला कुछ समय तक लंबित किया और 29 जनवरी 1970 को स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऐलान किया कि भाई चंडीगढ़ पंजाब को जाएगा और वो फैसला क्रियान्वित नहीं हुआ। तो 66 से लेकर 86 तक एक दौर था जब चंडीगढ़ के राजनीतिक भविष्य का फैसला करने की कोशिश की। 1985 में जब राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ उसमें इस चीज़ को शामिल किया गया। उसके बाद फिर मैथ्यू कमीशन बनी कि चंडीगढ़ के अवज में हरियाणा को क्या दिया जाए। वो मैथ्यू कमीशन के बाद वेंकट रमैया कमीशन बनी कि भाई इसका क्या फैसला किया जाए। उसके बाद आपके वेंकट रमैया कमीशन के बाद देसाई कमीशन बनी कि भाई कौन सी ज़मीन को चिन्हित करना है हरियाणा को देने के लिए चंडीगढ़ के अवज में। पर 86 के बाद चंडीगढ़ के राजनीतिक भविष्य के ऊपर एक चुप्पी सी छा गई। तो 86 से आज 40 साल और जो प्रशासनिक ढांचा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप बगल के 2 जिले देखें, मोहाली में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, डेराबस्सी, मोहाली और खरड़। उसको एक एसएसपी और एक डीसी चलाते हैं। बिल्कुल। पंचकूला जो यमुनानगर तक फैला हुआ है उसको एक डीसी और एक एसपी चलाते हैं। चंडीगढ़ में डीसी भी है, डीसी के ऊपर होम सेक्रेटरी भी है, चीफ सेक्रेटरी भी है, फिर जो पंजाब के गवर्नर को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया था 1984 में, फिर वो है। तो आपने एक टॉप हेवी ब्यूरोक्रेटिक ढांचा यहाँ पे खड़ा कर दिया है, जिसके कारण कोई निर्णय होता ही नहीं और इसलिए चीजें पिछले 25 वर्ष से लंबित हैं। अच्छा, उसके अलावा पंजाब और हरियाणा से जो अफसर 3 वर्ष के लिए आना चाहिए वो 7-7, 8-8 वर्ष यहाँ पे पड़े रहते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये बाबूशाही के लिए पार्किंग लॉट बन गया है। और फिर चंडीगढ़ में 2 अलग अलग आधारे, एक तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की फिर भी जवाबदेही है क्योंकि चुने हुए नुमाइंदे, तो उसका हाउस है और वो हाउस मिलता है। अच्छा, वो कॉरपोरेटर आगे लोगों के प्रति जवाबदेही। और एक जो प्रशासन का आधारा है उसमें कोई जवाबदेही नहीं। तो चंडीगढ़ की 90% जो समस्याएं हैं वो जो प्रशासन का अधिकार क्षेत्र है उससे जुड़ी है। और फिर पिछले कुछ वर्षों से कॉरपोरेशन को निरंतर और लगातार कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। भाई अगर कुल मिलाकर आप देखो तो चंडीगढ़ में लगभग केंद्र सरकार की तरफ से 20,000 करोड़ रुपया सालाना आता है
5800 करोड़ रुपए तो बजट में आता है, लगभग 1000 करोड़ रुपया पीजीआई को आता है, 400 साढ़े 400 करोड़ रुपया पंजाब यूनिवर्सिटी को आता है, फिर CSIO है, फिर आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, और इन सब का जो देख रेख है वो खुद करते हैं, ना प्रशासन करता है ना। तो अगर आप एक बारी कैलकुलेट करो कि यहाँ पे कितने सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, कितने पंजाब सरकार के इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, कितनी हरियाणा सरकार की संस्थाएं हैं, अगर कभी आप, और फिर देखो कि उनका बजट कितना है, तो लगभग 20,000 करोड़ रुपया प्रशासनिक तौर पे शहर में आता, क्योंकि जो अफसरशाही है वो जवाबदेही नहीं है। इसलिए ये सारी समस्याएं पिछले 25 वर्ष से लंबित पड़ी। मैं जो सवाल उठाता हूं संसद में, वो सवाल इसलिए उठाता हूं कि एक जवाबदेही का जो तकाजा है उसको मुकर्रर किया जाए। भाई ये जितने मसले हैं, जब मैं पंजाब से सांसद था तो ये तो राज्य सरकार के अधीन आते थे, तो लोकसभा में आप उठा ही नहीं सकते थे, क्योंकि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इन इश्यूज को लोकसभा में उठाएं। वैसे ये लोकसभा में उठाने लायक इश्यूज नहीं है। और मैंने अपना, अगर आप मेरे पहले 2 टर्म्स के क्वेश्चन देखें और इस टर्म्स के क्वेश्चन देखें, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। और उसका कारण ये है कि और जवाबदेही तय करने का कोई तरीका ही नहीं। अब आप ये जो 24/7 जो मनीमाजरा का प्रोजेक्ट है, अब ये आपका पायलट प्रोजेक्ट फेल हो गया, आपने गृह मंत्री को बुला लिया उसका उद्घाटन करने के लिए, उनके लिए भी आपने बड़ी अटपटी परिस्थिति पैदा कर दी है कि जिस प्रोजेक्ट का वो उद्घाटन करके गए कि भाई 24 घंटे पानी मिलेगा, लोगों को 1 घंटा 2 घंटे पानी मिल रहा है, वो भी गंदा पानी मिल रहा है, और फिर आप 600 करोड़ रुपए का लोन लेना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जहाँ पे मैंने बात शुरू की थी, तो समय फिर ज़्यादा हो जाएगा, कि या तो चंडीगढ़ के राजनीतिक भविष्य का फैसला होना चाहिए, और अगर वो फैसला बहुत जटिल है तो इसके प्रशासनिक ढांचे के ऊपर एक नए सिरे से पुनर्विचार की जरूरत है। जी, जो आपने बहुत बड़ी बात बताई उसको थोड़ा सा डिफाइन करें। चंडीगढ़ की जो चंडीगढ़ का जो राजनीतिक आप बात करें वो क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से एक बड़ी मांग चल रही है जिसपे लगातार सवाल उठते हैं, काउंटर होता है दूसरी ओर से, या तो चंडीगढ़ की अपनी विधानसभा हो, चूँकि शिवराज पाटिल साहब जब गवर्नर हुआ करते थे तो ऐसे कुछ इश्यूज उठे, उस समय बादल साहब की सरकार थी, उनकी मंशा थी, अमर उजाला ने खबर लिखी, और फॉर्चुनेटली मैं उस वक्त यहाँ पे रिपोर्टिंग में था, मैंने इंटरव्यू किया, उनकी एक मंशा थी, और मुझे लग रहा है कि तमाम लीडर्स ने ये बात उन तक रखी थी। तो क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है कि उसका चंडीगढ़ का जो, ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक चंडीगढ़ का अपना राजनीतिक भविष्य बहुत क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, तब तक चंडीगढ़ के अंदर जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, पानी जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसके लिए लोगों को बहुत इंतजार करना होगा। और जो आपने बड़ी बात बताई कि आपके सारे सवाल, मैं पार्लियामेंट में था, रिपोर्टिंग करता था, लुधियाना के सवाल और चंडीगढ़ के सवाल, डेफिनेटली ज़मीन आसमान का अंतर है। मुद्दे बदल गए। जो काम विधायक का है, जो काम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर का है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंडीगढ़ के मुद्दे दिल्ली में उठाता है, वो मुद्दे यहीं पे इनको एड्रेस किया जाना चाहिए। क्या लगता है आपको, वो क्या विषय है? देखिए, ऐसा है कि अगर इसका जवाब इतना सरल होता तो अभी तक चंडीगढ़ का ये राजनीतिक भविष्य का फैसला हो लिया होता, क्योंकि सवाल जटिल है। हाँ। इसलिए कि पिछले 60 साल से 1966 से लेकर 2026 लगभग होने को आया है, ये फैसला नहीं हुआ है। देखिए, इसके 4 विकल्प, जो
4 विकल्प पीसी सेठी ने जब 5 फरवरी 1984 को उन्होंने श्वेत पत्र पंजाब के ऊपर प्रस्तुत किया था, गृह मंत्री थे भारत सरकार के लोकसभा में, तो उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे कि भाई या तो जो इंदिरा गांधी अवार्ड है 29 जनवरी 1970 का उसको क्रियान्वित किया जाए। दूसरा उन्होंने कहा था कि चंडीगढ़ के मुद्दे पर एक नई कमीशन बनाई जाए। तीसरा उन्होंने विकल्प दिया था कि चंडीगढ़ का विभाजन हो, जो उन्होंने फिर अपने आप कहा कि जिस तरह से इस शहर का निर्माण हुआ है ये संभव ही नहीं है कि भाई चंडीगढ़ की जो इंटीग्रिटी है, जो एक आर्किटेक्चरल और आपके हार्मनी है, तो उसको अगर आप तोड़ेंगे तो शहर का ही बिल्कुल पूरी तरह से सत्यानाश हो जाएगा। और चौथा उन्होंने दिया था कि भाई जो भी दोनों राज्यों को अगर समन्वय बन जाए तो जो भी उन दोनों को मंजूर हो उस हिसाब से आप इसका फैसला करें। अब दोनों सूबों को तो कुछ भी मंजूर नहीं, भाई हाई कोर्ट पे लड़ाई है, आपके पानी पे लड़ाई है, हर चीज़ के ऊपर ही झगड़ा है। तो अगर चंडीगढ़ को दोनों पंजाब और हरियाणा की राजधानी रहना है तो इसके प्रशासनिक ढांचे के ऊपर दोबारा विचार करने की ज़रूरत है। और उसमें मुझको लगता है कि फिर एक कमीशन बना कि इस परिस्थिति में जो 1966 से लेकर अब तक पिछले 60 साल में बनी है, इसको संज्ञान में लेते हुए किस तरह का राजनीतिक या किस तरह का प्रशासनिक ढांचा चंडीगढ़ के लिए ज़रूरी है, जिससे कि ये जो लोगों की समस्याएं, जो प्रशासन की बिल्कुल असंवेदनशीलता है, उससे आप कैसे निजात पाए। क्योंकि देखिए इसमें 2 चीज़ें, एक तरफ तो चंडीगढ़ के लोग, पंजाब के भी जो राजनीतिज्ञ, हरियाणा के भी जो राजनीतिज्ञ चंडीगढ़ में रहते हैं, अगर आप उनको निजी तौर पे बात करो तो उनकी राय कुछ और रहती है। आप उनके भाषण सुनो, बयान सुनो तो बयान कुछ और रहते हैं, क्योंकि ये 5800 करोड़ रुपया सीधा सीधा केंद्र सरकार की तरफ से आता है। वहाँ जो न्याय वाली स्कीम थी, आपने वादा किया था, लेकिन अभी तक चंडीगढ़ में तो इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं हो रहा। ब्रदर सी अल्टीमेटली ये सारे वायदे इस चीज़ पे डिपेंडेंट थे कि हमारी सरकार बने। ये कांग्रेस के जो केंद्रीय चुनाव घोषणा पत्र था, ये उसका हिस्सा था। ये जो 5 गारंटीज थी, तो अगर हम लोगों की सरकार बनती तो डेफिनेटली हम 8500 रुपये देते। आपने वादा किया था कि CHP के जो एम्प्लॉयज़ उनको पेंशन नहीं मिलती, तो अगर आप आएंगे तो उस केस को आगे फर्दर उसको मैंने टेकअप किया हुआ है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के जो एम्प्लॉयज़ की पेंशन का केस है, आई हैव ऑलरेडी टेकन इट अप कि भाई, और उसमें जहाँ तक मेरी जानकारी है, इनकी जो अगली बोर्ड मीटिंग होगी उसमें शायद ये एजेंडा आइटम लेके जाएंगे, ये कैटलॉगिंग करने के लिए कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितनी लाइबिलिटी बढ़ती है। सो उस चीज़ को मैंने, बिकॉज मेरा ये मानना है कि डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है। जी, एक ये कि पैक में और स्पेशली ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे लोग 35-40 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको मिनिमम वेजेस मिलता है, जबकि उनको, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, उनको DC रेट मिलना चाहिए। तो इस बारे में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों नहीं परस्यू करते हैं, ये एक सवाल पूछा है पैक के हॉस्टल में इस वक्त। बात तो आपकी सही है कि DC रेट इज मिनिमम वेज, राइट? तो मिनिमम वेज तो मिलनी चाहिए। मिनिमम वेज मिलता है, वो कह रहे हैं DC रेट मिलना चाहिए क्योंकि हम गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं। किस इंस्टीट्यूशन? पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्निकली तो गवर्नमेंट नहीं है ना। पंजाब का इंजीनियरिंग कॉलेज है तो ऑटोनमस बॉडी है, बट अल्टीमेटली एक रीजनेबल वेज की जो डिमांड है, वो डिमांड जेन्युइन है। उसमें मेरे को आप दीजिएगा, मैं इसको टेकअप करूँगा। ओके, आपसे इंटरेक्शन का एक ये भी फ़ायदा होता है कि आप लोग भी इतना घूमते हैं
तो आपसे भी बहुत ज्ञानवर्धन Feedback करने का feedback मौका मिलता है। ये हॉस्टल मेस का है, ये बहुत मेरे को पुरानी एसोसिएशन मेरे को दे दो, मेरे संज्ञान में नहीं है। 100%। एक सर स्मॉल फ्लैट्स जो 17,000 स्मॉल फ्लैट्स जिनकी आप बात कर रहे थे, जो 2014 तक बनाई गई है, उनके किराए के ऊपर ब्याज लगता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं क्योंकि रिहेबिलिटेशन स्कीम थी, अब वो पुनर्वास किया गया उन लोगों का, और उस पर किराए पे क्यों ब्याज लिया जाता है, 12.5% का ब्याज है, तो वो माफ़ करने 12.5% नहीं, 144% बनता साल का। अच्छा 12। अच्छा। मैंने पर्सनली चीफ सेक्रेटरी को ये चीज़ फ्लैग की थी, और मैंने उनको कैलकुलेशन भी भेजी थी, शायद मेरे फ़ोन में अभी भी हो, कि भाई ये जो आप धनास के स्मॉल फ्लैट्स की बात कर रहे हो ना, धनास और ऑल ओवर स्मॉल फ्लैट्स सारे मैं आपको मैं बताता हूँ। ये 12 नवंबर 2024 को मैंने चीफ सेक्रेटरी को खुद ये चीज़ फ्लैग की थी कि आपके 144% इंटरेस्ट, क्योंकि मैं वहाँ पे एक प्रोग्राम के लिए गया था, क्योंकि इसको कंपाउंड करके इट इज़ कमिंग टू अ ह्यूज अमाउंट। और उन्होंने मेरे को, लोगों ने दिया था, मैंने उनको चिट्ठी भी लिखी थी, और ये बात आपकी बिल्कुल सही है, इस चीज़ को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली एक प्रिंसिपल है कॉमन लॉ का, इसका नाम है दाम दुप्पट, कि भाई ब्याज प्रिंसिपल से 2 गुना ज़्यादा नहीं हो सकता। और कई प्रदेशों में एक कस्टमरी लॉ है, जैसे महाराष्ट्र है, बाकी प्रदेश है, इसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। मैंने इनफैक्ट खुद चीफ सेक्रेटरी के साथ इसको टेक अप किया था, आपने अच्छा किया याद करा दिया, मैं इसको फॉलो अप करूँगा कि क्या होगा। एक सर यूटी एम्प्लॉयज हाउसिंग स्कीम का आपके पास डेफिनेटली, आपने कितने साल से आप सुन रहे हैं कि वो बन रहा है, वो 2008 से वेट कर रहे हैं, उसमें आपने क्या किया? ऐसा है कि तो हाई कोर्ट ने उनके हक में फैसला कर दिया था, उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को स्टे कर दिया। तो अल्टीमेटली अब जब तक एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, इनफैक्ट मैंने उस टाइम पे प्रशासन को कहा था कि जब भाई हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, इसको बेस बना के इसको आप बना दीजिए। अब उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो 2008 के रेट के ऊपर 2025 में मकान कैसे दें। मैं कहा भाई आप केंद्र सरकार से और पैसा मांग लीजिए। अल्टीमेटली केंद्र सरकार से तो कोई मनाही नहीं। अगर आप कहेंगे कि हाई कोर्ट का फैसला आया है, इसको क्रियान्वित करने के लिए हमको एडिशनल फंडिंग की ज़रूरत है, आप सप्लीमेंट्री डिमांड्स और ग्रांट्स में बना के ले जाइए। या जैसे चंडीगढ़ में जो निःशुल्क पानी की बात है, जिसका वायदा हम लोगों ने किया था, जिसको हाउस ने पास भी किया था, उसके बाद इन्होंने जब उसको खारिज किया तो हाउस ने दोबारा उसको पास किया। फिर जब मेयर साहब ने, कुलदीप कुमार जी ने इसको क्रियान्वित करने का निर्देश दिया, तो आपने उनके ऊपर कमिश्नर ने उस फैसले को पता नहीं किस अवैध तरीके से रद्द किया। सवाल ये है कि देखिए, जहाँ पे आपके पास गुंजाइश है, चंडीगढ़ के बजट में गुंजाइश है कि आप 12 करोड़ रुपए खर्च सकते हैं, बिकॉज आप इतनी फजूल खर्ची कर रहे हैं। हाँ, पंजाब के बजट में गुंजाइश नहीं है जब आपके ऊपर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। सो देयरफॉर ये जो आप बात कर रहे हो, ये बात बिल्कुल ठीक है। इनको सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं चाहिए था। इनको ये कैलकुलेट करके कि कितना इसके ऊपर खर्चा आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रोप्रिएशन मांग लेते हैं। जी, एक सवाल है कि अभी बारिशों में आपने बहुत सारी खबरें पढ़ी होंगी, सड़कें धंस रही हैं, टूटी हैं, फूटी हैं, ये सारी चीज़ें, मंडी में गंदगी है। सांसद मनीष तिवारी इस पर कभी क्यों नहीं बोलते? बहुत अच्छे थे, कुछ नामों को लेकर कंट्रोवर्सी हुई, वो क्या आपको लग रहा है उस पर? देखिए, ऐसा है कि 2 बातें। पहला, ये जो सांसदों के प्रतिनिधि मंडल है, इसका क्या फ़ायदा? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ कि आप 33 देशों में, जो या संयुक्त राष्ट्र
सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं या अगले 2 साल में सदस्य बनेंगे, उनको जो पिछले 45 साल से 50 साल से पाकिस्तान आतंकवाद को उत्साहित करता रहा है, उसका एक व्यापक मसौदा आप प्रस्तुत कर सकें। दूसरा, एक बार दोबारा से ये मुहिम आप चलाने में कामयाब हुए कि जो मुल्क औपचारिक तौर पर आतंकवाद का इस्तेमाल करते हैं एक नीति के तहत, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और ख़ासकर क्योंकि अफ्रीका में भी इस तरह की समस्या है, तो ऐसी जगह पे आपको काफ़ी इस चीज़ के ऊपर समर्थन मिला। मेरा ये मानना है कि ये वन ऑफ नहीं होना चाहिए, तो इसको आप एक रेगुलर फीचर बनाते हैं, बिल्कुल ये तय करके कि आपकी डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उसमें अगर आप सांसदों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे भारत की जो कूटनीतिक शक्ति है उसमें इजाफा ही होगा, उसमें कमी नहीं। उसमें थोड़ा बहुत जो विदेश मंत्रालय है उसको संकोच रहता है, बिकॉज इट इज इंक्रोचमेंट ऑन देयर टर्फ, बट उसके आई थिंक इट वाज वेरी गुड। बाकी जहाँ तक रही जो कंट्रोवर्सी हुई थी तो बाकीपूर्ण बात है, नहीं होनी चाहिए थी, बट ये जो पाकिस्तान करता रहा है और करता रहेगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट द लास्ट अटैक, क्योंकि वो उनके जहन में जो 1971 का घाव है, कैप्टन साहब तो क्या कहते हैं महावीर चक्र विनर हैं, ये जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी हैंडल करते रहे हैं। कैप्टन साहब हमारे OSD थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के, हाँ, so he knows the valley very well। तो इसलिए वो जो 71 का घाव है ना उनके मानसिकता पे, वो उससे उभर ही नहीं पाए। तो बेसिकली जो, तो इसलिए इसको आपको कंटिन्यूस रखना चाहिए। आपकी प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई तो आपने उनको क्या सजेशंस दिए लौटने के बाद, क्या इम्पोर्टेंट? बेसिकली वो तो एक बातचीत थी, हमारे जो इम्प्रेशंस थे और बाकी लोगों के जो इम्प्रेशंस थे जिन देशों में वो गए, जो सवाल पूछे गए, उसके बारे में फीडबैक थी। जैसे अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में जहाँ हम गए थे, तो गाज़ा को लेके काफ़ी ज़्यादा संवेदनशीलता थी कि भारत को गाज़ा के प्रति, जो फ़िलिस्तीनियों के प्रति और सुदृढ़ तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए, जो नहीं हो पाता। तो बेसिकली क्योंकि दुनिया में चल इतना रहा है, यूरोप में अगर आप जाओ तो वो रूस यूक्रेन में उलझे हुए हैं, मिडिल ईस्ट में जाओ तो गाज़ा में उलझे हुए हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, साउथ सुडान वगैरह में वो अल शबाब और उनके जो आतंकवादी संगठन हैं उनसे वो जूझ रहे हैं। आप पूर्व में चले जाओ तो चीन से लोग सारे आतंकित हैं। तो इतना उथल पुथल दूसरे महायुद्ध के बाद शायद पहली बार दुनिया के ढांचे में हो रहा है। मैं भागू क्योंकि वो भोग है। रिपोर्ट आ गई है, उसमें कुछ आरोप लग रहे हैं पायलट पर, क्योंकि वो जिंदा नहीं है। आप उसको कैसे, कंट्रोवर्सी शुरू? मोस्ट अनफॉर्चुनेट, आई मीन ये सबसे पुराना जो आपकी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, इनका सबसे पुराना प्लॉय रहता है that dead men tell no tales, so blame the pilot। खुद को बचाने के लिए किसी को blame the pilot। इसकी बहुत ही गंभीरता से जांच करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस्ड पायलट इस तरह की गलती नहीं कर सकते। मेरे तो माय ओन वाइफ फ्लू फॉर 36 इयर्स, तो उनके तो सारे कंटेम्प्रेरी थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।